हम सन 2014 में नहीं लड़े थे, भाजपा कैसे आ गई? सन 2017 में नहीं लड़े थे, भाजपा कैसे आ गई? सन 2019 का हमने चुनाव नहीं लड़ा था, भाजपा कैसे जीत जाती है? उत्तराखंड में हम नहीं लड़ते हैं, भाजपा कैसे जीतती है? मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ते हैं, भाजपा कैसे जीत? तक हम सिर्फ वोट बैंक बने रहेंगे? कब तक ये सारी सेकुलर पार्टियाँ हैं, हमें सेकुलरिज्म कब तक हम बचाने की बात करेंगे? फिर हमारे नौजवानों को कौन बचाएगा? हमारी इबादत गाहों को कौन बचाएगा? हमारी शनाख्त को कौन बचाएगा? कि आज समाजवादी को आज़म खां की याद आ रही है क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, मुस्लिम वोट की याद आ रही है। ये वैसी साहब है, जब इन्होंने सबसे पहले आज़म खां के लिए बात उठाई तब अखिलेश यादव को याद आई आज़म खां की। जाता है हमें वोट कटवा कहा जाता है। आपने 70 में से 51 सीट भाजपा को जिता दी, हमने तो सिर्फ 21 लड़े और सिर्फ वहाँ से भाजपा 2 जगह पे जीती है, और उन 2 जगहों पे जहाँ जीती है वहाँ अगर हमारे आप वोट हटा भी दें तब भी भाजपा जीत जाती। मैं मानता हूँ लोकसभा में बिल पास हो जाता क्योंकि वहाँ पर भाजपा की अक्सरियत थी, लेकिन राज्यसभा में कैसे हो जाता है? इसका मतलब आपका छुपा हुआ कुछ और एजेंडा है और पब्लिक के लिए कुछ और एजेंडा। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। जैसे कि 2022 का इलेक्शन करीब आ रहा है और उत्तर प्रदेश में घमासान भी तेज़ होता जा रहा है। पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रही हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो को तैयार कर रही हैं। वहीं एक नई पार्टी ने दस्तक दी है। पार्टी बहुत पुरानी है, वर्चस्व भी उसका पुराना है। बिहार में जब ये उतरे थे तो बिहार में इन्होंने बहुत सी राजनीतिक पार्टियों का गणित ज़रूर बिगाड़े थे। अब उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर ये अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो आज इसी पार्टी के बारे में चर्चा करने के लिए मैं मीम पार्टी की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ बैठे हैं परवेज़ निज़ामी साहब, जो कि समर्थक हैं अज़हरुद्दीन ओवैसी साहब के। आज उनसे पूछूंगा जो आरोप प्रत्यारोप ओवैसी साहब पे लग रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा, और क्या पार्टी का मैनिफेस्टो है उस पर भी बात करूंगा, और पार्टी विकास की राजनीति करेगी या धर्म की राजनीति करेगी इस पर मैं बात करूंगा। निज़ामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा कि विकास की राजनीति करेगी या धर्म की राजनीति करेगी। यकीनन हमें लाइट भी सस्ती होना चाहिए, तालीम भी अच्छी होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए, आम इंसान तक पहुंचना चाहिए, लेकिन साथ साथ इस मुल्क में रहने वाला हर वर्ग, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, SC ST OBC हो, उसकी सुरक्षा और सम्मान भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमारा विकास हो गया और सुरक्षा ही नहीं हुई और सम्मान नहीं मिला तो ये भी हमने अंग्रेज़ों को क्यों भगाया था? क्या अंग्रेज़ों के ज़माने में विकास नहीं हुआ था? जितनी ट्रेनें आप देख लें अंग्रेज़ों के ज़माने में, लेकिन हमारे वक़ार को छीनने की कोशिश की थी, हमारी शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की थी। इसलिए हमारे असलाफ़ ने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दी थी। तो हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ वक़ार भी चाहिए। वक़ार तो मिलेगा, लेकिन कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि ओवैसी साहब जब भी अगर कूदते हैं किसी भी राजनीतिक इलेक्शन में तो जो और पार्टी हैं, मुस्लिम वोट है जो कि 20% 19.5% मुस्लिम वोट है, क्या आपको नहीं लगता इसका ध्रुवीकरण होगा या वोटों का पोलराइजेशन होगा ओवैसी साहब के आने से, और इस पोलराइजेशन से जो फ़ायदा है वो किसी अन्य पार्टी को होगा? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? जो आरोप उन पर संगीन आरोप लगते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तारीख़ गवाह है कि जब किसी चीज़ का हम मुकाबला नहीं कर पाते तो उसको बदनाम करने की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये वार ऑफ परसेप्शन है गोदी मीडिया के ज़रिए से कि ये जो आम इंसान की बात करता है, ये जो दलितों की बात करता है, ये जो मुस्लिम की बात करता है, ये सारे इंसानों की बात करता है जिसका उत्पीड़न हो रहा है, इसकी आवाज़ को कैसे दबाया जाए ओवैसी साहब की। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम सन 2014 में नहीं लड़े थे, भाजपा कैसे आ गई? सन 2017 में नहीं लड़े थे, भाजपा कैसे आ गई? सन 2019 का हमने चुनाव नहीं लड़ा था, भाजपा कैसे जीत जाती है? उत्तराखंड में हम नहीं लड़ते हैं, भाजपा कैसे जीतती है? मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ते हैं, भाजपा कैसे जीतती है? रही बात बिहार की, बिहार के बारे में भी परसेप्शन बता दूँ। अगर हमें खुदा न खास्ता हमारा कहीं ना कहीं सेटिंग होती ओवैसी साहब की, मैं उनकी ईमानदारी से, हम सब कायल हैं जो सच्चे इंसान हैं, तो वो सारे सीटों पे तकरीबन 250 सीटें हैं, वहाँ पे हम क्यों नहीं लड़े? सिर्फ 21 सेलेक्टेड सीट पे लड़े, जिसमें से 9 पर महागठबंधन जीतता है, 5 पर JDU जीतता है, 5 पर हम जीतते हैं, सिर्फ 2 पर भाजपा जीतती है, और वहाँ पे भी अगर आप हमारे वोट जो पड़े हैं उनको हटा लीजिए तो भाजपा जीत जाती। मुस्लिम बहुमूल्य इलाके से आपने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे ना, कि ये ऐसा प्रूव है कि कम से कम 15 सीटों पर समीकरण बिगाड़ा। अगर ओवैसी साहब अलायंस कर लेते या अलायंस नहीं भी करते तो वहाँ से बीजेपी के रथ रोकना आसान था। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी का रथ बिहार से नहीं रुक पाया। यही मैं बता रहा हूँ, वार ऑफ परसेप्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ, 21 सीट पर लड़े, 9 सीटों पर महागठबंधन जीता है, वहाँ पे 5 सीट पर JDU जीती है, 5 पर हम जीतते हैं। अगर ये जो आखिर के 10 सीटों का जो गड़बड़ हुआ है आप सब जानते हैं, अगर नहीं होता तो हम ही किसको सपोर्ट करते? हम क्या भाजपा को कर सकते थे? आज हमने किया है,
हम जाहिर सी बात है कि महागठबंधन को करते, हम किंग मेकर की तरह हैसियत से होते, हमारी हिस्सेदारी की हम बात करते। कब तक हम सिर्फ वोट बैंक बने रहेंगे? कब तक ये सारी जित सेकुलर पार्टियाँ हैं, हमें सेकुलरिज्म कब तक हम बचाने की बात करेंगे? फिर हमारे नौजवानों को कौन बचाएगा? हमारी इबादत गाहों को कौन बचाएगा? हमारी शनाख्त को कौन बचाएगा? क्या ओवैसी साहब लड़ना है तो फिर सबके लिए क्यों नहीं, मतलब एक सिर्फ एक विशेष धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ ओवैसी साहब लड़ें क्योंकि विकास की बात होगी, विकास सबका होगा, हिंदुस्तान सबका है, तो उनको ये शो करना चाहिए कि ओवैसी जी सबके लिए हैं। लेकिन सिर्फ उनकी हर स्पीच से, हर उनके भाषण में सिर्फ यही क्यों झलकता है? अच्छा, इससे जितना नुकसान शायद दूसरी पार्टी को ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा किसी और पार्टी को हो जाएगा। दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सपोर्टर्स हैं, फिर वो एक तरफा वोट किसी और को डालेंगे कि इनको रोकना है, जैसे को मालूम है। लेकिन इस तरीके का चुनाव बना दिया गया है कि वी एंड दे, वी और दे की फीलिंग ये आ गई है। गलत परसेप्शन है कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। हमारे दीन ने हमें, अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा क्या ये फ़िरका परस्ती है, अपनी आप कौम की वेलफेयर की बात सोचते हैं? आपने फरमाया ये फ़िरका परस्ती नहीं है। हाँ, फ़िरका परस्ती जब बन जाती है जब आपकी कौम की नाजायज़ बात में आप उनका साथ देते हो। यकीन मानिएगा, हमें अगर अखलाक का दर्द होता है तो अंकित का भी होता है। ये दिखाने की बात नहीं, हम सबके सामने ये बात कहते हैं। दूसरी बात रही विकास की, अभी बहराइच में हमारे ओवैसी साहब आए, उन्होंने ये बात कही कि देखिए हम इस बात को कहते हैं कि जो बेचारे कोविड में मारे गए उनके परिवारजनों को आपने कितना किया, आपका जो मिसमैनेजमेंट था कोविड का, उसने कितने लोगों की जान ली, कितने हमारे अपने प्यारे, वो हमारे सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई तो नहीं है, हमारे हमवतन भाई हैं, हमारे इस मुल्क के भाई हैं, उनके लिए हमने बात कही है। और आप देख लें, हैदराबाद में जाकर देख लें IT कैसा शहर है, कैसे हमारे हॉस्पिटल को देख लें, कितने बड़े बड़े इलाज कितने कम सस्तों में होते हैं। हम खुद कहते हैं कि देखिए विकास इसको नहीं कहते कि चंद लोग अरबोपति बन जाएँ अंबानी अडानी की तरह। जी, रहनुमा हैं कौम के बहुत से हिंदुस्तान में, और बहुत काम भी इन्होंने किए हैं, जिसमें से एक रहनुमा आज़म खान को भी मानते हैं कि वो आज़म खान साहब को जो भी इन्होंने रामपुर के लिए किया, बहुत सी चीज़ें की, इनको अगर दरकिनार भी कर दें। लेकिन जो यूनिवर्सिटी बनाई है, तो यूनिवर्सिटी बनाने के बाद आपको मालूम है कि आज़म खान के साथ क्या क्या हुआ, कितने केस, भैंस चोरी, बकरी चोरी तक का केस उन पर लगा दिया गया। तो आज़म खान जेल चले गए। ओवैसी साहब की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया या कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई जो सपोर्ट करें। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? रहनुमाओं के साथ क्यों नहीं है कौम के? अगर कौम की ये भी गलत बात है कि आज समाजवादियों को आज़म खान की याद आ रही है क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, मुस्लिम वोटों की याद आ रही है। ये ओवैसी साहब है, जब इन्होंने सबसे पहले आज़म खान के लिए बात उठाई तब अखिलेश यादव को याद आई आज़म खान की। और दूसरी बात, आज़म खान ने काम की बात कही आपने, यूनिवर्सिटी की बात। मेरी बेटी वहाँ से D.Pharma कर चुकी है। मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, आई एम नॉट ए वेरी हाई फाई पर्सन। मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसे फ़ीस जमा की है। क्या वो जो गरीब की तालीम की बात कही जाती है, वो ख्वाब दिखाया जाता है, क्या वहाँ मिल सकती है? क्या एजुकेशन वहाँ सस्ती है? वो कहते हैं कि गरीब की बेटियों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। कहाँ? आप मैंने पढ़ाया है, मैं जानता हूँ मैंने कैसे फ़ीस जमा की है। हाँ, D.Pharma मैंने अपनी बच्ची को कराया, वहीं से कराया है। हाँ, तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास खर्च होता है उसमें। क्या मेरी तरह हर इंसान इतनी सलाहियत रखता है कि वो 1 लाख रुपए साल खर्च कर देगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, एक ख्वाबों की राजनीति होती है, एक हकीकत की राजनीति होती है। हम ये कहते हैं यकीनन तालीम सस्ती होना चाहिए, लेकिन तालीम के साथ साथ बहुत सी पार्टियाँ तालीम और बिजली की बात करती हैं। हमें अपनी आबरू की हिफाजत भी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम यहाँ डर के रहें। हम इस मुल्क के उतने ही बाशिंदे हैं जितना कोई और बाशिंदा है। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि फिर अलायंस की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? हमारे शौकत साहब, आपने प्रदेश अध्यक्ष को सुना होगा, हमारे कौमी सदर को सुना होगा, सब कह रहे हैं हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। वहाँ अखिलेश यादव कहते हैं कि किसी भी दल के लिए हम स्वागत करते हैं। छोटे हमसे कहाँ करें? उनका एक पार्टी का नेता कहता है, एक चैनल पे कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन ओवैसी साहब के साथ समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब कल को ये हमारे ऊपर वो ठिकरा तोड़ेंगे कि आपकी वजह से हार गए। हमने यही बिहार में कहा था कि भाई हमसे समर्थन करो। ये मगरूर इतने हैं, ये कांग्रेस जितनी मगरूर है, 70 सीटों पे खड़ी होती है और सिर्फ 19 सीट पे जीतती है, 51 सीटों पर भाजपा को जिताती है। और बी टीम हमें कहा जाता है, हमें वोट कटवा कहा जाता है। आपने 70 में से 51 सीट भाजपा को जिता दी, हमने तो सिर्फ 21 लड़े और सिर्फ वहाँ से भाजपा 2 जगह पे जीती है। और उन 2 जगहों पे जहाँ जीती है वहाँ अगर हमारे आप वोट हटा भी दें तब भी भाजपा जीत जाती। तो नाकामी वहाँ की लोकल पार्टियों की है या हमारी पार्टियों की? तो जब पार्टी का मुखिया आमंत्रित कर रहा है तो फिर कहाँ, हमें कब कहा उनके पार्टी के हमें आमंत्रित करें? शौकत साहब ने कहा दरवाजे कहीं ना कहीं ये तो नहीं लग रहा कि वो छोटा दल कह रहे हैं तो
कि इस वजह से जो है हिचकिचा रही है पार्टी का? मैं ये इसमें कहीं नहीं, देखिए, अना की बात आ रही है नहीं, कि नहीं, छोटे दल हम जुड़ कौम सकते के लिए हैं। अगर किसी को हराना है या रथ रोकना है तो छोटा बड़े से क्या मतलब? अगर जुड़ के हम किसी को मिल के, हम और आप मिल के अपने जो मुखालिफ हैं अगर उससे मुकाबला कर सकते हैं तो उसमें छोटा बड़ा क्या है? आज ही ओवैसी साहब ने खुलकर कहा है कि हम किसी से भी अलायंस करने को तैयार हैं ताकि नफ़रत वाली पार्टियां इस मुल्क में ना आ पाएँ, नफ़रत नहीं पनप पाए, नफ़रत मोहब्बत में बदले, हमारे हमवतन भाई और हम भी प्यार से रहें। जैसे हमारा मुल्क, हमारे असलाफ ने ख्वाब देखा था आज़ादी का, सब साथ में रहें, सबका इज़्ज़त हो, सबका सम्मान हो। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक ना हो, सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ? कुछ व्यापारी लोगों का साथ है और कुछ व्यापारी लोगों का विकास है। सब पूरा देश 7 साल से देख रहा है। अगर पार्टी अखिलेश यादव के साथ नहीं लड़ी या किसी भी दल के साथ नहीं जुड़ी, 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से अगर 70-80 सीटें जीत गई तो आगे पार्टी का क्या रुख होगा? हम 100 सीटों पर इस पर बहुमत तो साबित नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल किया। आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हम हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तकरीबन 150 पूर्वांचल की सीट पर उनका एक बहुत बड़ा असर है। हम उनके साथ अभी तक फ़िलहाल अलायंस में हमारे और भी बहुत से लोग आ रहे हैं हमारे साथ, और बहुत सी पार्टियों, ये ऊँचे लेवल की बात है, वो लोग आप को बताएंगे। लेकिन जो अभी बिल्कुल अनाउंस है, ओम प्रकाश राजभर तकरीबन 150 सीटों पर है, हम 100 सीटों पर हैं। आप देखिए हरियाणा में जेजेपी पार्टी सिर्फ 10 सीटें लड़ती है और सरकार का हिस्सा है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो है शिवसेना तीसरे नंबर की पार्टी और मुख्यमंत्री है। बिहार के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है, नीतीश और मुख्यमंत्री है। कैसे नहीं हो सकते? डेमोक्रेसी में ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर हम अपनी सियासी बलागत और हम सियासी बालिग हो जाएं, जो हमारी सियासी नाबालिगपन है उसको दूर करें। हम इस मुल्क के अंदर हमारे साथ SC हैं, हमारे साथ OBC हैं, हमारे साथ इंसाफ पसंद तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जिनके साथ जुल्म हुआ है उनके साथ भी हम खड़े। मैटर हो, CA का मैटर हो, उसमें कौन बोला है, ट्रिपल तलाक पे कौन बोला है, 370 पे कौन बोला है, जितनी चीज़ें हैं, समाजवादी तो वॉकआउट हुई है, समाजवादी की वजह से ही और कांग्रेस की वजह से ही ये सारे, मैं मानता हूँ लोकसभा में बिल पास हो जाता क्योंकि वहाँ पे भाजपा की अक्सरियत थी, लेकिन राज्यसभा में कैसे हो जाता है? इसका मतलब आपका छुपा हुआ कुछ और एजेंडा है और पब्लिक के लिए कुछ और एजेंडा है। कि अगर इलेक्शन जीतते हैं तो क्या ओवैसी साहब CM बनने के उम्मीदवार रहेंगे क्या? देखिए, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारे ओवैसी साहब अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम ये मानते हैं मुल्क में जो भी रहते हैं, हमारे दलित समाज, हमारे SC ST OBC समाज, हमारे जितने मज़ाहिब के लोग हैं, इवन मुस्लिम, इनको इज़्ज़त मिले, सम्मान मिले। देखिए, वक़ार बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप मुझे नीचे बिठाकर अगर अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिलाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। आप पास बिठा के चटनी खिलाएंगे, हम खाने को तैयार हैं। BJP कहती है कि तोड़ना है, ये तोड़ने की राजनीति करेंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान, ये तोड़ना है। यहाँ पर अगर UP में जो आ रहे हैं वैसे साहब, ये UP को तोड़ना है और UP के जो मतदाता है उसको तोड़ना है। ये इनके आरोपों में कितने आप सच्चाई जानते हैं? हम भारत को तो नहीं, BJP को ज़रूर तोड़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, इंशाल्लाह देख लीजिएगा, वेट एंड वॉच। देखना ये होगा जो मतदाता है उत्तर प्रदेश का, वो किस तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाता है और किस तरफ वो अपनी वोट देता है। हमसे बात करने के लिए परवेज़ निज़ामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।